मेरे सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आरकेजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक प्रसिद्ध एकांकी की चर्चा करूंगा, उनका विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इसके रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर जी। दोस्तों, यह जो एकांकी है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एकांकी है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जो कि हिंदी विषय से संबंधित है, यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम इस एकांकी का विश्लेषण और विवेचन को करें। तो नेट एग्ज़ाम की दृष्टि से तो यह और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस एकांकी का विश्लेषण और विवेचन। रीढ़ की हड्डी एकांकी के एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं और यह आधुनिक काल में विवाह से पहले लड़कियों को देखने और दिखाने की अनौचित्यपूर्ण प्रथा से संबंधित एकांकी है। तो इसका विषय यही है कि आधुनिक काल में विवाह के पहले लड़कियों को देखने और दिखाने की जो परंपरा है, उसके विरोध में यह जो एकांकी है वह रचना किया गया है। तो आधुनिक काल से लड़कियों की शिक्षा दीक्षा, चाल चलन, लंबाई, मोटाई तथा सौंदर्य के बारे में खूब जांच परख की जाती है, तब विवाह तय होता है। और यह भी निश्चित नहीं है कि सब कुछ होने पर भी लड़का शादी के लिए राज़ी हो जाए। तो आपने इस तरह की चीज़ें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखी होगी। तो एकांकीकार ने बड़े सुंदर ढंग से इस अनौचित्य पर प्रकाश डाला है। इसकी कथा वस्तु को देख लेते हैं। आलोच्य एकांकी में बाबू राम स्वरूप, जिसकी बेटी रहती है उमा, वह विवाह योग्य हो जाती है। इसलिए उमा का विवाह वकील गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर के साथ तय होता है। तो उमा का विवाह शंकर के साथ तय हो गया। अब जो वकील है वह मैट्रिक तक पढ़ी लिखी लड़की को अपनी डॉक्टरी कर रहे पुत्र शंकर के लिए बहू बनाना चाहते हैं। इसलिए रामस्वरूप उनसे झूठ बोलते हैं, अर्थात रामस्वरूप जो उमा के पिता हैं, वे वकील गोपाल प्रसाद से झूठ बोलते हैं कि उमा ने मैट्रिक तक की ही परीक्षा पास की है, जबकि उमा की शैक्षिक योग्यता बीए है, अर्थात उमा बीए तक पढ़ी लिखी है। वकील गोपाल प्रसाद और शंकर का घर में भव्य स्वागत होता है। ये देखने के लिए जब आते हैं उमा को, तो क्यों होता है? क्योंकि ये लड़के वाले हैं। परिवार के सदस्यों में खूब वार्तालाप होता है। उमा से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पिता का मन रखने के लिए उमा गाना गाती है, परंतु अचानक उसकी नज़र शंकर पर टिकती है, अर्थात शंकर पर उसकी नज़र चली जाती है। अब वह सहसा गाना बंद कर देती है शंकर को देखकर। जब गोपाल प्रसाद उसके मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं, तब वह मुंह खोल के अच्छा जवाब देती है। वह कहती है कि बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। फिर कहती है, जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, उनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करके खरीदते हैं? पुनः कहती हूँ, ज़रा अपने बेटे से पूछिए, वे लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और कैसे अपमानित होकर भगाए गए थे। तो इन सभी बातों को सुनकर गोपाल प्रसाद को अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि उमा है वह बहुत पढ़ी लिखी है। बेचारे वे अपमानित होकर घर से भागने लगते हैं। उस समय भी उमा कहती है, जाइए पता लगाइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं।
तो इस प्रकार यह जो एकांकी है कथा वस्तु की दृष्टि से पूर्णतः सफल है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों चरित्र चित्रण। प्रस्तुत एकांकी में विभिन्न प्रकार के चरित्रों का चित्रांकन स्वाभाविक रूप से किया गया है। जैसे गोपाल प्रसाद का चरित्र, तो गोपाल प्रसाद पेशे से एक प्रतिष्ठित वकील है। उनका स्वभाव भी वकील के जैसा ही है। तो यहाँ पे स्वाभाविक रूप से दर्शाया गया, वकील है तो उसका स्वभाव को वकील जैसा ही दर्शाया गया है। तो जिस प्रकार वकील की बातें रहती है उसी प्रकार उनकी बातों में दंभ, अहंकार और अकड़ का पुट है। जांच पड़ताल करते हैं। यद्यपि वे खुद पढ़े लिखे हैं परंतु अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी बेटी चाहते हैं। गोपाल प्रसाद जो वकील हैं वे दकियानूसी विचारों के होने के कारण एक साधारण मैट्रिक तक पढ़ने वाली लड़की को पसंद करना चाहते हैं जो उनके घर के सारे कामकाज करे और सब कुछ सहती रहे। इसी प्रकार रामस्वरूप जो कि उमा के पिता हैं, तो रामस्वरूप लड़की उमा के पिता हैं, वे अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। स्वभाव आम आदमी की तरह है, फिर भी उनकी बेटी बीए तक पढ़ी है ना, लेकिन वह उसकी शादी की खातिर झूठ का सहारा ले लेते हैं। अतिथियों का स्वागत करना अधिक पसंद करते हैं। वे कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार सब काम सही ढंग से करने वाला एक प्रकार का वह व्यक्ति है। अतिथियों के हाँ में हाँ मिलाने में वे रुचि रखते हैं। वे चाहते हैं कि जैसे तैसे काम निपट जाए। तो इस तरह रामस्वरूप का व्यक्तित्व है। इसके बाद हम आते हैं उमा जो कि आलोच्य एकांकी की नायिका है। तो उमा का चरित्र जो है वह बहुत ही प्रभावशाली है। वह स्पष्टवादी है, साहसी और तेजस्वी है। झूठ दिखावा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि वह बीए पास है पर लड़के वालों को मैट्रिक पास क्यों बताया गया है, यह सोचकर पिता की इस झूठी बात से उमा दुखी है। विवाह के संबंध में उसकी राय न लेना वह अनुचित समझती है। लड़के के पिता के अनावश्यक सवालों से वह ऊब कर अपनी योग्यता को बता देती है। स्पष्टवादी है और झूठ उसे पसंद नहीं है, इस कारण वह योग्यता को बता देती है और शंकर के स्वभाव के बारे में भी सबसे कह डालती है, छुपा के नहीं रखती। तो यही उसकी स्पष्टवादिता है। आजकल समाज में लड़की को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछकर अपमान करना की जो प्रथा है वह उसे ठीक नहीं समझती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कथोपकथन या जिसे संवाद योजना के नाम से भी जानते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी की संवाद योजना संदर्भ के अनुसार सार्थक और प्रभावशाली लगती है। तो इसका उदाहरण आपको प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे गोपाल दास जी कहते हैं, यह सब आप तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? तो रामस्वरूप कहते हैं, हे तकल्लुफ़ किस बात की? हे यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हे माफ़ कीजिए ज़रा हाजिर हुआ। इसमें रामस्वरूप का गोपाल प्रसाद के प्रति आदर सत्कार का भाव दिखाई देता है। उनकी उपस्थिति से वे बहुत खुश हैं और अब उनका मधुर वचन से वह संभाषण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोपाल प्रसाद और उमा में कथोपकथन। गोपाल प्रसाद, हाँ बेटी, तुमने इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप है। रामस्वरूप, जवाब दो उमा, हे ज़रा शर्माती है। गोपाल प्रसाद, ज़रा मुंह भी तो खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। इस तरह से ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता?
क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? तो इस उमा के उत्तेजित प्रश्नों से गोपाल प्रसाद नाराज हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि उमा पढ़ी लिखी है, उसकी मर्जी के बिना शादी तय होने जा रही है। अंत में वे चले जाते हैं और उमा अपना आत्मसम्मान बचाती है। अब हम देखते हैं इस एकांकी के देश काल व वातावरण को। तो देश काल वातावरण का अर्थ यह है दोस्तों कि सामाजिक परिस्थिति उस समय की क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी, इसको देश काल और वातावरण कहा जाता है। तो आलोच्य एकांकी देश काल व वातावरण की दृष्टि से एक सफल एकांकी है। इसका आरंभ राम स्वरूप का गृह कक्ष मात्र है। ठीक है, इसका आरंभ कहाँ होता है? राम स्वरूप के गृह कक्ष में, घर के एक कमरे में होता है। तो जो मामूली तरह से सजा हुआ कमरा है, जहाँ कुर्सियाँ पड़ी हुई है और एक तख्त भी वहाँ है, उस पर एक चादर बिछी है, बस यही बैठक खाने की सजावट है। और इस एकांकी की काल अवधि प्रायः 1 घंटा मात्र है। तो देश काल वातावरण के निर्माण में यह जो एकांकी है बहुत ही सरल एकांकी कही जा सकती है, जो कि एक कमरे में ही घटित होती है। अतिथियों के स्वागत के उद्देश्य से गृह सज्जा में सामान्य परिवर्तन हो जाता है। वकील गोपाल प्रसाद और लड़का शंकर इसकी आने की सूचना पाते ही नौकर तुरंत मक्खन लाने चला जाता है। उन सभी का स्वागत होता है, गोपाल प्रसाद और शंकर का, और हल्के चाय पानी के बाद गुजरे ज़माने की बातें चलती है। उमा को एक नज़र देखकर उससे गाना सुनते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। तब उमा उनके बेटे के चरित्र तथा रीढ़ की हड्डी के बारे में कह देती है। तब उनका अपमान होता है और वे चले जाते हैं। अंत में वातावरण बहुत गंभीर हो जाता है। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा, शंकर के चेहरे पर रुआंसपन, रामस्वरूप धम्म से कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उमा भी सिसकियां भरती हुई नजर आती है। तभी नौकर जो रतन है वह बाबूजी मक्खन कहता है तो दर्शकों का अट्टहास फूट पड़ता है। अर्थात इस स्थिति को देखकर यह स्वर जब सुनाई पड़ता है बाबूजी मक्खन ऐसे करके, तो जो दर्शक है वो क्या है, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जिन मेहमानों के लिए मक्खन मंगवाया था वे अपमानित होकर चले गए। इस प्रकार नाटक समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस एकांकी की भाषा शैली। तो प्रस्तुत एकांकी में दोस्तों एकांकीकार ने सहज, सरल तथा बोलचाल के शब्दों और आवश्यकतानुसार तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने नारी चरित्र के तनावपूर्ण मनः स्थिति को सृजनात्मक भाषा में प्रस्तुत किया है। उन्होंने सार्थक शब्दों के साथ साथ प्रतीकों का, बिंबों का तथा ध्वनि प्रतिध्वनियों का भी प्रयोग किया है। वे तत्सम और अंग्रेजी शब्दों की तुलना में उर्दू फारसी का शब्दों का प्रयोग अधिक है। जैसे टूटे फूटे वाक्यों के अलावा प्रतिध्वनि ध्वन्यात्मक शब्दों का भी सार्थक प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो माथुर जी ने चरित्रों के अनुकूल बोलचाल की जीवंत और रचनात्मक भाषा का प्रयोग किया है। इसकी रंगमंचीयता, भाषा शैली संबंधी समस्याओं ने समकालीन रंग कर्म को प्रेरित किया। तो इस तरह से अंत में यह कहानी भाषा शैली की दृष्टि से समृद्ध और परिपक्व है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस एकांकी का उद्देश्य। तो प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य एक परंपरा है और उस परंपरा का विरोध करना ही इस एकांकी का उद्देश्य है। वह परंपरा क्या है? यह परंपरा है चली आने वाली प्रथा का खंडन करना, परंपरा का खंडन करना। इसमें लड़की को विवाह से पहले लड़के और उसके परिवार वालों को दिखाना अनुचित है, यह बताया गया है। लड़की को भी स्वाधीनता चाहिए कि वह अपनी इच्छा और पसंद के लड़के को चुने।
माता पिता को भी लड़की की राय लेनी चाहिए और झूठ का सहारा लेकर अपनी बेटी को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए राज़ी नहीं करना चाहिए। विवाह में लड़के और लड़की को तथा दोनों के परिवार वालों को बराबर महत्व देना चाहिए। इन सभी बातों का उद्देश्य इस कहानी में निहित है। तो इस प्रकार माथुर जी की एकांकी रीढ़ की हड्डी एकांकी कला की दृष्टि से अत्यंत सफल एकांकी है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने विश्लेषण कर लिया रीढ़ की हड्डी एकांकी का। निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं उपयोगी वीडियो लाऊं वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।